गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंतरसस्यीय खेती के प्रकार। अंतरसस्यीय खेती, जिसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मुख्य फसल के दो कतारों के बीच की जगह का उपयोग करना होता है। यानी कोई भी अपन फसल लेते हैं, उनके बीच में यदि कतार से कतार की दूरी ज़्यादा रहती है तो उनके बीच में अपन कोई दूसरी फसल भी अपन ले लेते हैं, तो वो अंतरसस्यीय खेती कहलाती है। आज अपन इसके प्रकार पढ़ेंगे। इसमें पहला है समांतर सहफसली खेती। समांतर सहफसली खेती। समांतर सहफसली खेती, इसमें दो फसलों को साथ साथ इस प्रकार से उगाया जाता है कि एक दूसरे के संवर्धन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यानी इसमें दो फसलों को साथ साथ उगाया जाता है ताकि एक दूसरे के संवर्धन के ऊपर, यानी उनकी वृद्धि और विकास के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस विधि में मुख्य फसल पूर्ण बढ़वार पर होती है, उस समय सह फसल पककर कट जाती है। यानी इसमें पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अंतःसस्यीय जो फसल होती है उसके अंदर एक होती है अपनी मुख्य फसल और एक होती है गौण फसल। जो मुख्य फसल होती है, जिस समय मुख्य फसल पूर्ण बढ़वार पर होती है, उस समय फसल को ज्यादा जल की, ज्यादा पोषक तत्वों की और ज्यादा प्रकाश की उसको आवश्यकता होती है। उस समय हमारी जो गौण फसल होती है वो पककर तैयार हो जाती है। यानी हम गौण फसल जो है उसको अपन काट लिया जाता है। यदि पिछली क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मुख्य फसल होती है वो लंबी अवधि की होती है, जबकि जो गौण फसल होती है वो कम अवधि की होती है। यदि दोनों ही लंबी अवधि की फसलें होगी तो उनके संवर्धन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यानी वो उन दोनों फसलों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी। ठीक है ना। तो इसमें समांतर सहफसली खेती के अंदर जो हमारी मुख्य फसल पूर्ण बढ़वार पर होती है, उस समय हमारी गौण फसल जो है वो कट जाती है, यानी पक जाती है। पकने के बाद में उसको काट लिया जाता है। जैसे इसकी उदाहरण की अपन बात करें, कपास प्लस उड़द। कपास प्लस उड़द, यानी कपास के साथ में उड़द सहफसली के तौर पर यदि अपन उड़द को ले तो वो समांतर सहफसली खेती कहलाती है। ठीक है ना। कपास जो है वो उड़द की अपेक्षा लंबी अवधि की फसल है। हमारी मुख्य फसल जो होगी वो कपास है, जबकि गौण फसल क्या है? उड़द। इसी प्रकार जैसे गन्ना प्लस गेहूं। गन्ना प्लस गेहूं। गन्ना हमारी मुख्य फसल होगी, लंबी अवधि की होगी, जबकि गेहूं कम अवधि की होगी, यानी गौण फसल। जिस समय कपास और गन्ना अपनी पूर्ण बढ़वार पर होगी, उस समय उड़द की फसल और गेहूं की जो फसल है वो पककर तैयार हो जाएगी। ठीक है। दूसरा है सहचर फसलें। सहचर फसलें इस प्रकार के मिश्रण में फसलों की बीजों को अलग अलग पंक्तियों में बोते हैं। यानी इनमें दोनों जो फसल अपन लेते हैं, चाहे मुख्य फसल हो चाहे गौण फसल हो, दोनों को अलग अलग कतारों में बोया जाता है। जैसे मक्का की दो पंक्तियों के बीच में उड़द की दो पंक्तियां बोना। ठीक है। मक्का की दो पंक्तियों के बीच उड़द की
यानी 2 पंक्तियां अपन ने मक्का की लगा दी, फिर 2 पंक्तियां उड़द की लगा दी, फिर 2 पंक्तियां मक्का की लगा दी, फिर 2 पंक्तियां उड़द की लगा दी। इसी क्रम में जब अपन इसकी बुआई करते हैं तो वो फसलें कहलाती है सहचर फसलें। क्या कहलाती है? सहचर फसलें। आगे चल में, ठीक है ना। इसमें तो समांतर सह फसली खेती के अंदर तो जो मुख्य फसल जब पूर्ण बढ़वार पर होती है उस समय जो गौण फसल है वो कट जाती है, पककर तैयार हो जाती है और उसको काट लिया जाता है। जबकि सहचर फसलों के अंदर जैसे मक्का और उड़द, यानी इसमें जो मक्का है, उड़द की जो फसलें हैं वो ज्यादा लंबी अवधि की नहीं होती है, ठीक है ना। यानी दोनों की बढ़वार जो है वो लगभग एक ही समय होती है, लेकिन इनको अलग अलग कतारों में अपन बो देते हैं। जैसे मक्का की 2 कतारें अपन ने लगा दी, फिर 2 कतारें उड़द की लगा दी, फिर 2 मक्का की लगा दी, फिर 2 उड़द की लगा दी, तो वो कहलाती है क्या? सहचर फसलें। तीसरा है रक्षक फसलें। रक्षक फसलें नाम से ही पता पड़ रहा है, रक्षक का मतलब सुरक्षा करने वाले, यानी इनमें मुख्य फसल की सुरक्षा के लिए उनके चारों तरफ 10 से 15 पंक्तियों में गौण फसल की बुआई कर दी जाती है, ठीक है ना। यानी मुख्य फसल के चारों ओर 10 से 15 पंक्तियों में गौण फसल की बुआई कर दी जाती है। जैसे गन्ने की फसल के चारों ओर सनई, गन्ने की फसल के चारों ओर सनई। जैसे मानो कि फसल के चारों ओर सनई, यानी गन्ने की फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए उनके चारों तरफ सनई की फसल उगा दी जाती है। किसकी फसल उगा दी जाती है? सनई की फसल, ठीक है ना। जैसे माना कि अपनी मुख्य फसल है, ये मुख्य फसल अपन ने यहाँ पर बो दी और इसके चारों तरफ जो है वो अपन ने रक्षक फसलें अपन बो देते, यानी 10 से 15 पंक्तियों में इसके चारों तरफ रक्षक फसलें जो है उसकी बुआई कर दी जाती है। तो हमारी जो मुख्य फसल है वो उसकी सुरक्षा हो जाएगी, ठीक है ना। वो कहलाती है कौन सी फसलें? रक्षक फसलें। चौथा है सहायक या वृद्धि कारक फसलें। वृद्धि कारक फसलें, सहायक या वृद्धि कारक फसलें, यानी इसमें मुख्य फसल की उपज बढ़ाने के लिए, मुख्य फसल की उपज बढ़ाने के लिए अन्य गौण फसलें उसमें मिलाकर बुआई कर दी जाती है। अतः मिश्रण की कुल उपज जो होती है वो एकल फसलों की उपज से क्या होगी? ज्यादा होगी। यदि माना कि सहायक फसलें, देखो सहायक नाम से पता पड़ रहा है, सहायक या वृद्धि कारक, यानी जो हमारी जो मुख्य फसल होती है उसकी वृद्धि को बढ़ाने के लिए या उसकी उपज को बढ़ाने के लिए गौण फसल उसमें मिलाकर उसकी बुआई कर दी जाती है, वो कहलाती है सहायक या वृद्धि कारक फसल, ठीक है। जैसे बरसीम के साथ में सरसों की यदि अपन बुआई करते हैं, बरसीम के साथ में जब अपन सरसों की बुआई करते हैं उसमें चारे की उपज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बरसीम जानते हो, हरे चारे की फसल है। जैसे रिंजका, हमारे यहाँ पर रिंजका होता है, वैसे ही ज्यादा जहां पर जल की उपलब्धता होती है तो वहां पर बरसीम की फसल बोई जाती है, ठीक है ना। जैसे धान के लिए ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, वैसे ही बरसीम के लिए भी ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि रिंजकी की उपज को बढ़ाने के लिए, यानी रिंजकी के साथ में यदि अपन सरसों के बीजों को मिलाकर यदि उसकी बुआई कर देते हैं तो चारे की उपज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आगे की बात समझ में, यानी जैसे बरसीम प्लस सरसों, बरसीम प्लस सरसों या रिंजका प्लस सरसों, ठीक है, रिंजका प्लस सरसों। तो इसमें जैसे अपन रिंजका बोएंगे, एक ही फसल हमारी मुख्य फसल है रिंजका, ठीक है, इसमें अपन 4 से 5 कटाई अपन करते हैं। लेकिन
चारे की उपज बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर सरसों के बीज में मिला देते हैं, ताकि एक दो कटाई जो है उससे एक दो कटाई के अंदर हमारी जो उपज होगी, ठीक है ना, यानी हरे चारे की जो उपज होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो कहलाती है सहायक या वृद्धि कारक फसल। घनात्मक क्रम अंतःसस्य फसलें। धनात्मक क्रम अंतःसस्य फसल, यानी इसमें मुख्य फसल की प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या एकल फसल के समान ही होती है। यानी हमारी जो मुख्य फसल है, मुख्य फसल के प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या एकल फसल के समान ही होती है। इसमें फसल ज्यामिति में बदलाव कर अंतः फसल को समायोजित कर दिया जाता है। जैसे गन्ने की दो पंक्तियों के बीच की दूरी बढ़ाकर आलू की एक पंक्ति लगाना, आलू की एक पंक्ति लगाना, यानी इसका मतलब होता है धनात्मक क्रम अंतःसस्य फसल के अंदर जो हमारी मुख्य फसल होती है उसमें प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या, ठीक है, एकल फसल के समान ही रहती है। एकल फसल के समान का मतलब है कि जब अपन मुख्य फसल एक ही अपन ले, उसमें प्रति इकाई पौधों की संख्या जितनी होगी उतनी ही हम धनात्मक क्रम अंतःसस्य फसल के अंदर अपन जो गौण फसल उसके अंदर समावेशित करते हैं उनमें भी पौधों की संख्या क्या होगी, समान। यानी जैसे गन्ने की दो पंक्तियों के बीच की दूरी बढ़ाकर आलू की एक पंक्ति लगाना, यानी गन्ने की अपन बुआई करते हैं, दो कतारों के बीच की दूरी, जिससे माना कि ये पहली कतार है, ये दूसरी कतार, ठीक है, पहली कतार या दूसरी कतार है, तो इसमें जिसे माने कि सामान्य तौर पर यदि अपन गन्ने की बुआई करते हैं तो इनकी बीच की दूरी जो अपन जैसे 60 सेमी रख ली या 90 सेमी अपन दे रखते हैं, इससे माना कि इसमें 90 सेमी अपन ने सामान्य दूरी पर रख रहे हैं, ठीक है। अब इस दूरी को यदि अपन बढ़ा दिया जाए, जैसे आलू की अपन बुआई करेंगे तो आलू के लिए भी किसकी आवश्यकता होगी, मेड़ बनाने की आवश्यकता होगी। जैसे माना कि उड़द की जो फसल अपन लेते हैं, ठीक है, उड़द की फसल जैसे मान लो कि अपन ने ले ली गन्ने के बीच में, या फिर अपन कोई दूसरी फसल अपन ले लेते हैं, तो उसमें तो कतारों के बीच की दूरी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आलू की बुआई करने के लिए अपने को मेड़ बनाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आलू के बीच में यानी आलू की दो कतारों के बीच की दूरी की अपन बात करें तो उसमें भी 45 से 60 सेमी की दूरी अपन रखते हैं, ठीक है। इसमें मेड़ बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब अपन इसके अंदर मेड़ बनाते हैं तो मेड़ के लिए यदि पर्याप्त दूरी ना हो, ठीक है ना, गन्ने की दो कतारों के बीच में जब अपन मेड़ बनाए और मेड़ के लिए यदि पर्याप्त दूरी ना हो तो हम क्या करते हैं, कि इस दूरी को अपन थोड़ी सी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यानी गन्ने की दूरी जैसे 90 सेमी अपन ने पहले रखी है, तो अब अपन इस 90 सेमी को थोड़ी सी बढ़ाकर यानी 120 सेमी यदि अपन कर दें, ठीक है, इसके बीच में एक आलू की मेड़ अपन उसके अंदर बनाकर आलू की फसल की बुआई कर सकते हैं। यानी ये दूरी अपन कितनी कर दी, 120 सेमी दो कतारों के बीच, ठीक है। तो दो कतारों के बीच की दूरी को बढ़ाकर आलू की एक पंक्ति लगाना, ठीक है। अब अपन ने दूरी बढ़ाई है, क्या बढ़ाई है, दूरी बढ़ाई है, जबकि पौधों की संख्या क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। छठा होता है प्रतिस्थापन क्रम अंतःसस्य। प्रतिस्थापन क्रम अंतःसस्य।
इसमें दोनों ही फसलें मुख्य होती है, यानी दोनों ही फसलें जो होगी वो मुख्य होगी। ठीक है, यानी इसमें न तो गौण फसल होगी न मुख्य फसल होगी। जो दोनों दो अपन जो फसलें लेंगे वो दोनों ही इसमें मुख्य होती है। इसमें एक फसल के पौधों की संख्या दूसरी अंतःसस्य फसल की प्रतिस्पर्धा या प्रतिस्थापन दर के ऊपर निर्भर करती है। जैसे गेहूं की 10 पंक्तियों के बाद में सरसों की एक पंक्ति बोना। ठीक है, गेहूं की 10 पंक्तियों के बाद सरसों की एक पंक्ति बोना। इसमें गेहूं की अपन 10 पंक्तियां लगाएंगे पहले, फिर एक पंक्ति सरसों की, फिर 10 पंक्ति गेहूं की, फिर एक पंक्ति सरसों की। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब अपन 10 पंक्ति गेहूं की अपन बोते हैं जब अपन 10 पंक्ति इसमें गेहूं की बोते हैं तो 11वीं पंक्ति किसकी लगाएंगे अपन? सरसों की। फिर 10 पंक्ति अपन गेहूं की लगाएंगे, ठीक है, फिर 11वीं पंक्ति किसकी होगी? सरसों की होगी। यानी इसमें अपन सरसों की पंक्ति को गेहूं की पंक्ति के बीच में अपन नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, जैसे माना कि अपन ने 10 पंक्ति अपन ने गेहूं की लगा दी, 1 2 3, इस प्रकार से 10 पंक्ति अपन ने गेहूं की लगा दी। फिर एक पंक्ति सातवां होगा पट्टीदार, सह फसली, पट्टीदार सह फसली यानी स्ट्रिप, इंटरक्रॉपिंग स्ट्रिप यानी इसमें जो फसलें हैं उनको पट्टियों में या कतारों में उनकी बुआई करते समय अलग अलग लेकिन निकटवर्ती खंडों में भिन्न किस्मों की फसलों की बुआई करते हैं। यानी इसमें फसलों को पंक्तियों में या कतारों में बुआई करते समय अलग अलग लेकिन निकटवर्ती खंडों में भिन्न किस्मों की बुआई करते हैं। इसका उदाहरण यदि अपन ले तो चुकंदर को छाया देने के लिए मक्का की बुआई करना। चुकंदर को छाया देने के लिए मक्का की बुआई करना यानी मक्का के बीच में जब अपन चुकंदर की बुआई करते हैं, ठीक है, तो चुकंदर को किसकी आवश्यकता होगी? छाया की आवश्यकता होगी। आगे के बात समझ में? तो चुकंदर को जब छाया मिलती है तो चुकंदर का जो उत्पादन होगा वो बढ़ेगा। तो कहने का मतलब यही है कि चुकंदर को छाया देने के लिए हम किसकी बुआई करते हैं? मक्का की बुआई करते हैं। ठीक है, तो एक तो जैसे मान लो कि हमारी मुख्य फसल चुकंदर हो जाएगी और उसको छाया प्रदान करने के लिए अपन ने मक्का की भी बुआई कर दी, तो इससे एक तो उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, और इस प्रकार की जो खेती है, इस प्रकार की जो फसलें हैं उसको हम बोलते हैं पट्टीदार सह फसली खेती। ठीक है, 8वां है अविराम अंतःसस्य। अविराम अंतःसस्य यानी इस पद्धति के अंदर वर्ष में कम से कम 4 फसलें ली जाती है। इस पद्धति के अंदर अविराम अंतःसस्य फसल के अंदर कम से कम वर्ष में 4 फसलें ली जा सकती है। यानी इसमें पहली फसल जो है उसकी कटाई के तुरंत बाद, पहली फसल की कटाई के तुरंत बाद या फसल के पकने के समय ही दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं। या तो पहली फसल की कटाई के तुरंत बाद या
पहली फसल की कटाई से पहले ही दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं, उसको अपन बोलते हैं अविराम अंतःशिष्य। अविराम का मतलब होता है इसमें पहली जो फसल की अपन कटाई करते हैं और दूसरी फसल की जब अपन बुआई करते हैं तो उसके बीच में जो समय होता है वो बहुत ही कम होता है। जैसे धान की फसल पकने की अवस्था पर, यानी जब धान की फसल पकने की अवस्था आए उसी समय चने की बुआई करना, उसी समय किसकी बुआई करना, चने की बुआई करना। या धान के पकने के तुरंत बाद बरसीम की बुआई करना, यानी जिससे धान की फसल पक जाए, पकने के बाद में उसकी कटाई करके तुरंत बरसीम की बुआई करना। ठीक है, यानी अपन ने पहली अवस्था में तो अपन ने धान की बुआई की, धान जब परिपक्व अवस्था में होता है उस समय धान की कटाई न करके पहले ही धान की 2 कतारों के बीच में चने की बुआई कर देते हैं। और उसके बाद में जब चना है स्थापित हो जाता है, अंकुरित होने लगता है, होकर जब वो बढ़ती अवस्था में आता है उस समय हमारी जो धान की फसल है वो कट जाती है। यानी इससे इस प्रकार बुआई करने से हम वर्ष में 3 या 4 फसलें अपन जो है वो ले सकते हैं। तो वो कहलाती है अविराम अंतःशिष्य फसल। ठीक है, आगे समझ में, यानी पहली फसल की कटाई के पहले ही दूसरी फसल की बुआई करना या पहली फसल की कटाई के तुरंत बाद दूसरी फसल की बुआई करना। नवा है बहु स्तरीय या बहुमंजिलीय अंतःशिष्य। इसमें बहुस्तरीय यानी इस पद्धति में विभिन्न ऊंचाई वाली फसलों को स्तरों में व्यवस्थित करते हैं। इस पद्धति के अंदर विभिन्न ऊंचाई वाली फसलों को स्तरों में व्यवस्थित करते हैं और उनकी बुआई करते हैं। जैसे इसके उदाहरण की पर बात करें तो नारियल के तने के ऊपर काली मिर्च की बेल चढ़ाना। जैसे अपन ने नारियल के पौधे लगा दिए, नारियल के पौधे दूर दूर होते हैं, उनके पास में नारियल के पौधे के पास में काली मिर्च का पौधा लगाए ताकि वो जो बेल है, काली मिर्च की जो बेल है वो नारियल के ऊपर लगभग 5 से 8 मीटर तक या 5 से 8 मीटर की ऊंचाई तक वो छड़ जाता है। नारियल का पौधा काफी बड़ा होता है, तो ऊपर नारियल का उत्पादन होगा, नीचे उसकी बेल जो है वो होगी, वो नारियल के तने के ऊपर लिपट कर वृद्धि करेगी। उनके नीचे कहवा या दालचीनी और सबसे नीचे जो है वो अपन अनानास लगा सकते हैं। तो इससे 3-4 फसलें जो है वो अपन ले सकते हैं। ठीक है, यानी एक तो अधिक ऊंचाई की फसलें, फिर कम ऊंचाई की फसलें, फिर कम ऊंचाई की फसलें, फिर कम ऊंचाई की फसलें। तो इसको अलग अलग ऊंचाई के स्तरों में व्यवस्थित करके जब अपन बुआई करते हैं उसको अपन बोलते हैं बहुस्तरीय या बहुमंजिलीय अंतःशिष्य। ठीक है, जैसे उड़ीसा की अपन बात करें तो उड़ीसा के अंदर नारियल, केला और धान, इनका उत्पादन साथ साथ लिया जाता है। यानी नारियल के पौधे बड़े होते हैं, दूर दूर लगाए जाते हैं, उनके बीच में जो जगह बचती उसमें केले के पौधे लगा दिए जाते हैं और केलों के बीच में भी जो जगह होती है उसमें धान की फसल ले ली जाती है। ठीक है, यानी सबसे ऊंचे पौधे होंगे नारियल के पौधे, फिर उससे छोटे होंगे केले के पौधे, और जो धान की जो फसल होगी वो फसली पौधा है, यानी उसकी जो ऊंचाई होगी वो सबसे कम होगी। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि जब ऊंचाई अलग अलग फसलों की ऊंचाई अलग अलग होती है तो उनके बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती। ठीक है, यदि ऊंचाई समान होगी तो
उनको जगह की आवश्यकता ज्यादा होगी और उनके बीच में प्रतिस्पर्धा भी होगी।